Hello students, today we are going to study some MCQ, basic MCQ, which is called extra dose of chapter 1. These MCQs will help you to understand the concept of JEE in NEET in your future. So make sure you all students concentrate on here. And this is your first question. When piece of polythene is rubbed with wool, then -2 10⁻⁷ coulomb charge is developed on polythene. Means polythene becomes negative. That means polythene consume electron and wool loses electrons. Polythene then mass transfer on polythene. See, mass transfer on मतलब मास ट्रांसफर हुआ कहां से, वूल से पॉलीथीन पे, इस ब्लैंक किलोग्राम. फर्स्ट यहां पे हम लोग जाएंगे रेगुलर पैटर्न से और उसके बाद मैं आपको ऐसे न्यूमेरिकल के लिए शॉर्टकट दे दूंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, टोटल चार्ज, इतना चार्ज हुआ और क्या ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज नेगेटिव, और ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन ही होता है. अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन, Q equals to NE. Therefore, N is equals to Q by E. What is Q? -2 10⁻⁷. If you don't want to write negative sign, so it's your choice. Okay, but if you write negative sign, then you have to mention E negative. 1.6 10⁻⁹. या तो दोनों में ना लिखो या तो दोनों में लिखो. क्लियर? तो दिस इज N is equals to -2 into 10⁻⁷ minus 1.6. 2 divided by 1.6 is 1.25. 10⁻⁹ ऊपर, 19 - 7 12. इतने इलेक्ट्रॉन्स वूल से पॉलीथीन पे ट्रांसफर हुए. नाउ 1.25 10⁻12 electrons are transferred from wool to the polythene. So polythene gain such electron. Mass of electron is what? Me. So total mass is, multiply this. Mass quantization use करो ना. Capital M is equals to NME. Otherwise अगर एक का मास Me है तो N का कितना होगा, NME. It's a total mass, capital M. It's 1.25 10⁻12 into 9.1 10⁻⁻31. Okay, तो 1.25 into 9.1 11.375 10⁻² -31 plus 12, it's -19. So total mass is 1.147. remove करो, 10⁻−18 kilogram is transferred from wool to the polythene. Now Q equals to what? NE. उसका यूज करके हमने क्या यू फाइंड किया, N Q by E. इस N का यूज कहां किया, M is equals to NME. Now n is equals to what? Q by E.
तो ये रहा आपका शॉर्ट फॉर्मूला, डायरेक्टली आप इसका यूज करके फाइंड कर सकते हैं। अगर चार्ज दिया है और मास फाइंड करना है तो आप ये यूज करो। अगर मास दिया हो कि भाई इतना मास ट्रांसफर होता है तो कितना चार्ज गेन होगा, तो चार्ज को सब्जेक्ट बनाओ, ई ऊपर, क्लियर। तो ये आपके दो शॉर्टकट है कि इतनी लॉन्ग प्रोसीजर से आपको ना निकलना पड़े, आप डायरेक्टली इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हो, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, two charged particles of equal charges are placed 1 meter apart, मतलब दो चार्ज 1 मीटर दूर है। Their initial acceleration of each of them is 1 meter per second square, हर एक का acceleration 1 meter per second square है। If their equal mass is 10 raised to minus 3 gram, find the charge each of them। अब यहां पे एक्सेलरेशन दिया है तो ये क्लियर हो गया कि बॉडी मूविंग है, चार्जेस आर इन मूविंग कंडीशन। सो इन मूविंग कंडीशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ F इज इक्वल्स टू ma, सिंपल फॉर्मूला। बट ये मूव क्यों हो रहे हैं? ड्यू टू द रिपल्सन। व्हाई? बिकॉज टू चार्जेस पार्टिकल्स ऑफ इक्वल चार्जेस, तो रिपल्सन होगा तो वो दोनों दूर जाएंगे। नाउ अगर रिपल्सन होता है ड्यू टू चार्ज, दैट मीन्स द फोर्स F इज रिप्लेस्ड बाय कूलम्स लॉ। इट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर ma। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज K। क्यों K यूज किया? मुझे ना 4 पाई एप्सिलॉन 0 और 1/1 का कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, और आपके पास वैसे भी कैल्सी नहीं होने वाला है, तो मच बेटर है कि आप K का यूज करो, क्योंकि 4 इट्स अ इंटीजर, बस रेज टू पाई इज 3.14, एप्सिलॉन 8.854, सेकेंड टू आर नॉन इंटीजर वैल्यूज। अगर इंटीजर में डिवीजन में थोड़ी दिक्कत आती है तो नॉन इंटीजर में डेफिनेटली आने वाली है। तो कन्वर्ट करो इंटीजर फॉर्म में और एक वैल्यू में, तो K इट्स Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर इक्वल्स टू ma। Q स्क्वायर इक्वल्स टू ma R स्क्वायर बाय K। मास 10 रेज़ टू माइनस 3 ग्राम है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करो ना, और -3 से मल्टीप्लाई करो। एक्सेलरेशन इट्स 1, डिस्टेंस इज 1 एंड इट्स स्क्वायर इज 1। K 9 10 रेज़ टू 9। ओके, सो Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/9, और ये जो 9 है 10 रेज़ टू वो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। चलो स्क्वायर रूट निकालो, नहीं निकाल सकते। क्यों? पावर ऑड है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो पावर है वो इवन चाहिए, तो या तो -14 करो या तो -16 करो, वट एवर यू लाइक। मैं यहां पे -16 के साथ जाऊंगा, 10 मल्टीप्लाई -16 बाय 9, नाउ स्क्वायर रूट। into 10 raised to minus 8, 10 raised to minus 8, and 10 by 9 is roughly something 1.1 10 raised to minus 8 कूलम। इसके भी स्क्वायर रूट निकालो ना, 1.01 समथिंग आएगा। (1.05 10 raised to minus 8 कूलम, बट एक्चुअली ऑप्शन में ये दिया है।
तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आपको आगे जाना हो देन यू कैन गो विद द स्क्वायर रूट. नाउ सो टेक अ स्नैपशॉट एंड नहीं तो पोज करो और लिख लो. Third question. Force acting between 2 point charges is capital F. Now each of the 2 point charges are doubled. जो है उसे डबल करना है. And the distance is kept as it is. So do not change their positions. So force between them is according to Coulomb's law. अगर यहाँ पर डिस्टेंस फिक्स्ड है तो अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चार्जेस Q1 into Q2. So F dash by F is equals to Q1 dash Q2 dash Q1 Q2. Now Q1 Q2 is what? इनिशियल द चार्जेस आर. यहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि चार्जेस इक्वल है. सो Q1 Q2 हम लोग सेपरेट ही रखेंगे. Q1 dash is what? Double than previous to Q1. Q2 is what? Double than previous to Q2. Cancel. 2 2s are 4. F dash is equals to 4F. Okay. Instead of these, suppose अगर ऐसा बोला हो कि charge as it is and distance is doubled or halved, whatever. डबल्ड बोला हो या हाफ बोला हो तो वही अगर चार्ज इक्वल है देन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. F is inversely proportional to 1 upon r square. F dash by F inverse relation r dash by r and its square. Now initial distance is r, final is a half. कैंसल और ये जाएगा ऊपर 2 square 4 है. ओके. एक और देख लो. अगर सपोज यही क्वेश्चन दिया हो इतना और ऐसा बोला होता कि डिस्टेंस इज डबल्ड, देन व्हाट इज अ फोर्स? चार्ज भी डबल, डिस्टेंस भी डबल, मतलब यहां पे आपके चार्ज भी चेंज हो रहे हैं और डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है. सो F proportional to Q1 Q2 by R square. तो ध्यान से देखो, अगर चार्ज चेंज हो रहा है तो प्रोपोर्शनल टू चार्ज, अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस. अगर दोनों चेंज हो रहे हैं तो पूरे का पूरा लॉ आ जाएगा यहां पे. F dash by F is equals to Q1 dash Q2 dash divided by Q1 Q2. And here inverse relation it's r dash and r its square. Q1 Q2 न्यूमरेटर में है तो डैश न्यूमरेटर में जाएगा और ये डिनोमिनेटर में है तो डैश डिनोमिनेटर में जाएगा और इससे रिवर्स प्रोसीजर. F dash by F is equals to charges are doubled to Q1 to Q2. Initial charges are Q1 Q2. Distance is r,
then new distance is doubled. Cancelled, cancelled, cancelled. F dash by f. 2 2s are 4. 2 square 4. 1. F dash is equals to f. The force remains constant. Force does not change. Okay? तो ये क्या आया? अगर चार्ज चेंज होता है तो कैसे रिलेशन बनाना है, अगर डिस्टेंस चेंज होता है तो कैसे बनाना है, और जब दोनों चेंज होते हैं तो कैसे बनाना है. ठीक है, ये तीनों के तीनों आप अपने माइंड में रखो. जब भी कोई आए आपको पता होना चाहिए कि कौन चेंज हो रहा है और कौन कांस्टेंट है, उसी के हिसाब से रिलेशन बनाओ. ओके, टेक अ स्नैपशॉट, अदरवाइज पोज टू राइट. Next question. Force between 2 point charges is F when they are 1 meter apart. 1 मीटर जब इन दोनों का डिस्टेंस होता है तब उन दोनों के बीच में कोई फोर्स F लगता है. इनिशियल कंडीशन है, if 10 meter charges are added in one and same amount is removed from other and are placed them on same distance, how much force is changed. मतलब कि यहां पे ऐसा कुछ नहीं बोला है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है. दो चार्ज है, 1 मीटर डिस्टेंस पे है, तो उनके बीच का फोर्स कुछ F है. अब कहीं से आप कुछ 10% इसमें डालो और यहां से 10% निकाल लो. ऐसा नहीं बोला कि इसमें से निकाल के इसमें डालो. कहीं से निकालो, इसमें डालो, यहां से निकाल के कहीं और डाल दो. ठीक है, तो क्या होगा? सो लेट्स सी. अभी आगे बात हुई, डिस्टेंस रिमेन्स सेम, चार्ज की बात करनी है. सो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2. F dash by F, Q1 dash Q2 dash by Q1 Q2. बहुत सारे स्टूडेंट्स ना परसेंटेज वाले न्यूमेरिकल में स्ट्रगल करते हैं. क्यों पता है? क्योंकि वो लोग सिंपल चीज को कॉम्प्लेक्स करते हैं. सिंपल चीज को कॉम्प्लेक्स ना करो. जितने सिंपल रहेगी आप उतना ही अंडरस्टैंड कर पाओगे. यहां पे आपको करना क्या है, तो देखो ध्यान से. नीचे की जो वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू है, ऊपर की जो वैल्यू है वो मॉडिफाइड वैल्यू है. इनिशियल वैल्यू कितनी होती है? तो जब भी आपको परसेंटेज न्यूमेरिकल दे तो आपको इनिशियल वैल्यू रखनी है 100. कितनी रखनी है? 100. फोर्स भी इनिशियल 100 ही ले लो. हाँ, अगर कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दी है तो अलग बात है, अगर वैल्यू नहीं दी है तो देन 100. क्लियर? अब क्या बोला उन्होंने? 10% चार्ज एडेड, मतलब पहले कितना था? 100. उसमें 10% ऐड हुआ, मतलब 10 ऐड हुआ, कितना बना? 110. दूसरी कंडीशन क्या है? सेम अमाउंट इज रिमूव्ड. इनिशियल कितना है? 100. उसका 10 रिमूव कर दो, 90. ये दो जीरो कैंसल, ये तो पूरा 100 ही कैंसिल हो गया. सो न्यू F डैश इज 99. इट्स इन परसेंटेज 99%. तो इनिशियल क्या था? अब ये ऑप्शन में होगा, F डैश इज इक्वल टू 99%. आप टिक कर दोगे, हो गया. क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं है. क्या बोला उन्होंने? हाउ मच फोर्स इज चेंज्ड. चेंज कितना हो रहा है? तो इनिशियल चेंज मतलब डेल्टा, फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल कितना आया? 99. इनिशियल कितना लिया था हमने? 100 माइनस 1%. दैट मीन्स फोर्स इज माइनस, मतलब डिक्रीज्ड by 1%.
1% फोर्स जो है वो डिक्रीज हुआ। सर यहाँ पे जो एफ है उसका तो यूज किया नहीं करना है। अगर एफ करोगे तो सामने एफ जाएगा, 99 एफ आएगा, फिर कॉम्प्लेक्स। परसेंटेज के न्यूमेरिकल में सिंपल रखो। इनिशियल वैल्यूज जो है उसे 100 100 100 ले लो, दोनों साइड पे इनिशियल वैल्यूज। फाइनल वैल्यूज जो है तो एक तो आपको फाइंड करनी है, तो उसको तो आपको छेड़ना ही नहीं है। तो जो दो बची उसमें से क्या लिखा है, एक में ऐड करो, दूसरे में से रिमूव करो। ऐड करो मतलब कितना, जो परसेंटेज दिया है उसे 100 में डाल दो, 110। जो परसेंटेज दिया है उसे 100 में से रिमूव कर दो, 90। इट्स 99%। कहाँ एफ और प्लस माइनस के झंझट में जा रहे हो, सिंपल फॉर्मूला। क्लियर? तो ये आपका फोर्थ न्यूमेरिकल। Question 5. Attraction force. Attraction means the charges are unlike. Between 2 point charge bodies is F when they are 1 centimeter apart. If 25% charge is transferred from one body to another body, then they are placed at same distance. How much force is changed? Okay. ये न्यूमेरिकल अभी आप वीडियो पोस्ट करो और पोस्ट करने के बाद बाय सेल्फ ऑनेस्टली ये न्यूमेरिकल कैलकुलेट करो, ठीक है? और क्या आंसर आता है मुझे बोलो। लेट्स स्टार्ट पोस्ट। क्लियर? लेट्स कम ऑन। अब देखो, अगर आपने ऑनेस्टली ये न्यूमेरिकल कैलकुलेट किया है इन योर नोटबुक, ठीक है, तो आप ध्यान से देखो आपने कैसे कैलकुलेट किया और क्या किया। तो यहां पे भी आपको सेम बोला है कि आपके पास दो बॉडी है, अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी बॉडी नेगेटिव चार्ज है। एक बॉडी में से 25% ट्रांसफर हो रहे हैं। तो बोला था मैंने, जब भी परसेंटेज आए 100 से बात करो। 100 वाली लैंग्वेज होगी ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपके पास 100 100 पॉजिटिव 100 नेगेटिव 100 इनिशियल। अब यहां से 25 चार्ज ट्रांसफर इस बॉडी में हुए। दिस बॉडी लूजेस 25% ऑफ चार्ज। कितना बचा? 75। क्या ट्रांसफर हुआ? 25%। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। वो चार्ज इस बॉडी में आएगा, कितना होगा? -75%, नॉट 125%। क्यों? क्योंकि यहां पे से 100 निकला, 75 बना। कुछ स्टूडेंट ने ये किया कि यहां पे 100 है, उसमें 25 डाल दिया तो 125 हो गया। पॉजिटिव चार्ज मर्ज विथ नेगेटिव, दे वैनिश देयर इफेक्ट, दे आर डिस्ट्रॉयड। तो 100 में से 25 जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो इस पॉजिटिव चार्ज के साथ मर्ज होके न्यूट्रल हो जाएंगे। मतलब उनकी इफेक्ट हमें काउंट नहीं करनी है। तो क्या बचा? तो 100 में से 25 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ चले गए तो कितना बचता है? 25। कौन सा? 75। कौन सा? नेगेटिव। 125 नहीं करना है आपको कहीं पे भी, दोनों में 75 75 है। फिर से देखो, 100 में से 25 लॉस हुए, 75 और वो दूसरे में जाके गिरे, लेकिन जिसमें गिरे वो क्या था? वो ऑपोजिट चार्ज था। तो आपको एल्जेब्रिक सम यूज करना है, -100 + 25 -75। सो F is proportional to Q1 Q2. F dash by F is equals to Q1 dash Q2 dash by Q1 Q2.
सो एफ डैश बोला मैंने इनिशियल आप 100 ही ले लो, एक 100 लो, दूसरा -100 लो। Q1 डैश एक 75 लो, दूसरा -75 लो। 25 से डिवाइड करो, 25 4 जा 3 जा 4 जा 3 जा 100 9/16 f dash is equals to 900 divided by 16. It is 56.25. Percentage. So this is your force. Now change is f dash minus f, 56.25 minus 100, मतलब आगे की वैल्यू जो है वो छोटी है, पीछे की वैल्यू बड़ी है। दैट मीन्स फोर्स क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि पहले चार्ज 100 थे, अब कितने हो गए 75। तो द डेल्टा एफ इज 56.25 माइनस 100, 43.75 percentage, and this is negative. Okay, take a snapshot or write down, pause to write down. Example 6. A water drop of radius 10 raised to minus 5 centimeter has charge equal to an electron. Find strength of electric field in which drop is balanced. एक ड्रॉप है, उसके अंदर का जो चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन जितना है, मीन्स ड्रॉप इज चार्ज ड्रॉप, और वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो यहाँ पे आपको दो कंडीशन से काम करना पड़ेगा कि पहले चेक करो कि ड्रॉप की सिचुएशन क्या है, क्या ड्रॉप बैलेंस है, क्या ड्रॉप मूव कर रहा है। क्योंकि बैलेंस और मूव अगर दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन है तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ऑलरेडी थ्योरी सेक्शन में हमने ये डिस्कस किया ही है, और एग्जाम्पल 1.8 में भी आपको वो फॉर्मूला लिख के दिए है, ठीक है। सो दो कंडीशन यहां पर बनती है। Number 1, if charge moves, F equals to QE equals to MA, अगर मूव करेगा तो एक्सेलरेशन जनरेट करेगा, तो MA। सेकेंड, if charge is stationary, स्टेशनरी की जगह पे यहां पे कौन सा वर्ड यूज किया है, बैलेंस्ड, देन यू कैन गो विथ QE इक्वल्स टू mg। अगर बैलेंस हो तो ए की जगह पे आपको G यूज करना है। हमारे पास बैलेंस ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्जेक्ट बनाएंगे, Q नीचे mg, Q की जगह पे E, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है। अब मास तो पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है, तो मास कैसे लाएंगे। तो मास को लाने के लिए कुछ कंडीशंस ऐसी है कि मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बहुत ही पुराना सिस्टम, रेगुलर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी पता होगी, हाँ, क्योंकि वाटर यूज किया है। वॉल्यूम पता है ना, तो
रेडियस है ना, रेडियस से वॉल्यूम मिल जाएगा. सो गो टू द डेंसिटी इंटू वॉल्यूम G. Now volume is equals to what? 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi r cube? Yes, because water droplet is sphere. So E is equals to 4 pi rho G r cube डिवाइड बाय 3, नीचे लेके आओ 3e. 3.14 डेंसिटी 10 raised to 3 G 9.8 रेडियस 10 raised to -5 और सेंटीमीटर का -2, तो -5 -2 -7 divide by 3, 1.6, 10 raised to -19. So it's 25.64, 10 raised to 1. 256.4 Newton per Coulomb. So it is your question number 6 and its answer 256.4 न्यूटन पर कूलम. इतना फील्ड होना चाहिए इस वाटर ड्रॉपलेट को बैलेंस होने के लिए. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7. 3 equal charges, 3 charges and they are equal, are placed on equilateral triangle. Placed on equilateral triangle. Okay. Calculate force on any one charge due to others. मतलब कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक कंसिडर करो. सपोज मैं ये कंसिडर करता हूं, तो ये A, B, C कौन से चार्ज दिए हैं. पहले तो ये ना डिसाइड करो कि चार्जेस कौन से हैं, लाइक है या अनलाइक है. तो लाइक चार्जेस होगा क्या, रिपल्सन. रिपल्सन होगा तो फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी, आउटवर्ड. ये क्यों आपको कलेक्ट करना है डेटा, ताकि आप इजीली एक ही डायरेक्शन में मूव करो. फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड द चार्जेस, दे आर लाइक. फोर्सेस इज रिपल्सिव टाइप एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आउटवर्ड. तो बी सी पे जब फोर्स लगाएगा तो सी का जो फोर्स है वो आउटवर्ड जाएगा. दिस इज एफ सी बी. वैसे ही जब ए सी पे फोर्स लगाएगा तो ये भी आउटवर्ड जाएगा, एफ सी ए. इक्वल ट्रायंगल है 60 डिग्री. मैथ्स क्या कहता है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो ये भी 60 डिग्री. क्लियर? अब जरा थोड़ा सा मान के चले कि भी एफ सी ए, दिस टू वेक्टर्स एंड द एंगल बिटवीन देम इज 60. इसका पैरेलल ले लो. तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर. ओके. तो अब एक के हेड पे दूसरे का टेल आ गया. तो रूल क्या कहता है, वेक्टर एफ सी इज इक्वल्स टू एफ सी ए प्लस एफ सी बी. अब ध्यान देना कि यहां पे जो डिस्टेंसेस है वो इक्वल है, चार्जेस भी इक्वल है. तो जो फोर्स की वैल्यू होगी हियर, एफ सी ए इज इक्वल्स टू एफ सी बी इज इक्वल्स टू समथिंग एफ.
and the value of F is 1/4 pi epsilon naught q square by L square. डन. फोर्स इक्वल है क्योंकि चार्जेस इक्वल है, डिस्टेंसेस इक्वल है, तो डेफिनेटली फोर्स जो है वो इक्वल होगा. एफ सी एफ सी बी इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर. चलो स्क्वायर करो इसका. एफ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ सी ए स्क्वायर प्लस एफ सी बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सी ए सी बी cos 60 f c a square is a f square, f c b square is a f square, f c a f c b f into f square. Cos 60 1/2 cancel, so f c square is equals to 3f square. f c is equals to √3f या तो √3 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर. क्लियर. तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब भी आपके पास वेक्टर हो जिसकी वैल्यू इक्वल हो, ठीक है, वेक्टर की वैल्यू इक्वल कब होती है, ध्यान देना, जब चार्जेस इक्वल होते हैं, डिस्टेंस इक्वल होते हैं. बट ये सिर्फ फोर्स की बात हुई. अगर कहीं पे भी हम फील्ड में भी जाए या कोई और भी टर्म्स और कंडीशंस में अगर जाते हैं और वहां पे अगर दो वेक्टर्स है, दोनों वेक्टर की वैल्यू इक्वल है, उन दोनों के बीच का अगर एंगल 60 डिग्री है, तो जो रिजल्टन होगा वो डेफिनेटली √3 इंटू वैल्यू ऑफ एनी वन होगा. √3 इंटू वैल्यू ऑफ एनी वन फोर्स. क्लियर. तो ये एक सिंपल न्यूमेरिकल, बट ये न्यूमेरिकल इंडिपेंडेंट भी पूछते हैं और कभी कभार कुछ ऐसा पैटर्न बनाते हैं जिसमें इसका यूज होता है. तो यूज करने के लिए इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली याद रखो, लेकिन आइडेंटिफाई करना सीखो. वेक्टर्स आर इक्वल, एंगल बिटवीन देम इज 60, देन एंड देन यू कैन यूज एफ सी इज इक्वल्स टू √3f. ओके, take a snapshot or pause to write. Example 8. 2-point charges of 20 microcoulomb and 80 microcoulomb, means both are like charges, are 10 centimeter apart. When will the electric field strength be 0 on the line ज्वाइनिंग द चार्जेस? इस लाइन जब ज्वाइन करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां पे होगा? ये आपका चार्ज, वन इज 20 माइक्रोकूलम, इट्स Q1, अदर इज 80 माइक्रोकूलम, इट्स Q2. चलो यहां पे तो बताया है कि भाई चलो बोथ आर लाइक चार्जेस, दोनों पॉजिटिव है, या तो दोनों नेगेटिव भी पॉसिबल थे. तो अगर दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, दैट मीन्स बोथ आर लाइक चार्जेस. और लाइक चार्जेस के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां बनेगा, तो वो दो चार्जेस के बीच में ही बनेगा. कहां बनेगा? दो चार्जेस के बीच में बनेगा, मतलब कि ऑन दिस लाइन. तो यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 लेना है, किसी एक चार्ज से डिस्टेंस मेंशन. जनरली हम लोग क्या करेंगे कि जो स्मॉल चार्ज होगा उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे. एक काम करता हूं मैं, आपको चार्ज की डायरेक्शंस जो है वो चेंज करके देता हूं. ये Q1 ले लो, ये Q2 ले लो. सपोज इस पॉइंट पे, जो कि ये पॉइंट P ले लो, वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिल रही है. तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है?
सपोज x से टोटल डिस्टेंस कितना था 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना हुआ 10 minus x. Now electric field at P is 0. So electric field due to 20 microcoulomb is E2, due to 80 microcoulomb it's E1. E1 plus E2 equals to 0. Therefore, E1 equals to minus E2. Okay. Take magnitude. और जैसे ही मैग्नीट्यूड लोगे ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा. E1 1/4 pi epsilon 0 Q1 डिवाइड बाय Q1 चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 10 minus x. Is equals to 1/4 pi epsilon 0 Q2 by x square. Q2 से कितना डिस्टेंस है x जितना. ये कैंसल्ड. Q1 के पास x स्क्वायर को ला दो. Q2 के पास 10 minus x होल स्क्वायर को लेके जाओ. स्क्वायर रूट ले लो. रूट Q1x रूट Q2 10 minus x Q1x Q2 into 10 multiply with 10 multiply with x. अब इसे यहां पे ट्रांसफर करके लाओ ताकि मुझे x फाइंड करना है, तो जितने भी x हो वो एक साइड पे आ जाए. x रूट Q1 x रूट Q2 10 रूट Q2 x कॉमन रूट Q1 रूट Q2 10 root Q2. This equation is divided by root Q2. root Q2 से डिवाइड कर दो तो होगा x रूट Q1 by Q2 प्लस ये कैंसिल हो गया 1, ये भी कैंसिल हो गया 10. पूरे का पूरा नीचे ट्रांसफर करो. Q1 by Q2 plus 1 10. Q1 कितना है जो लार्ज है वो 80 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम. दोनों के पास माइक्रो है, तो हमें 11 स्टैंडर्ड में ही पढ़ाया गया है कि जब भी हम रेशियो ले तो यूनिट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट इन टेम्परेचर. तो 80 by 20 10 divided by it's 4. 10 root 4 it's 2. 10 by 3. So x is equals to 3.33 centimeter from
Q2। अब आपको लगेगा कि सर आपने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिखा है और यहाँ पे आपने सेंटीमीटर को कन्वर्ट ही नहीं किया है। डोंट वरी, अगर मैंने 10 और x का सब्ट्रैक्शन दिखाया है, दैट मीन्स 10 अगर सेंटीमीटर में है तो अल्टीमेटली मुझे x सेंटीमीटर में ही मिलने वाला है। सो कन्वर्ट करने की रिक्वायर, अगर सपोज कन्वर्ट भी करते हो तो 10⁻², तो यहाँ पे भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 10⁻², वो भी कैंसिल हो जाएंगे, तो वापस से आप इसी स्टेप में आ जाओगे। कन्वर्ट करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो x इज इक्वल्स टू 3.33 सेंटीमीटर फ्रॉम Q2 चार्ज। ओके, अगर पूछ सकते हैं कि भाई Q1 से कितना होता है, तो 6.67 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1। याद रखो कि ये जो 10 है वो क्या है, 10 इज अ टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो एक शॉर्ट फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं कि भाई ये R है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये +1 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो x है कहां से, फ्रॉम Q2, एंड Q1 इज ग्रेटर देन Q2। क्लियर? तो ये रहा आपका न्यूमेरिकल। अगर जैसे बात हुई कि यहां पे दो लाइक चार्जेस दिए, सपोज इफ टू अनलाइक चार्जेस आर गिवन, तो फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान देना। अनलाइक चार्जेस में आप लोग एक चीज को ओवर एस्टिमेट कर जाते हो और वो होती है मैग्नीट्यूड। सपोज यहां पे ऐसा बोला है कि -20 माइक्रोकुलम एंड 18 माइक्रोकुलम, तो स्मॉल चार्ज कौन सा है, -20 डेफिनेटली, राइट। अगर ऐसा बोला है कि -20 माइक्रोकुलम एंड -80 माइक्रोकुलम, इसमें स्मॉल चार्ज कौन सा है, डेफिनेटली -80। रॉन्ग, नेगेटिव साइन फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। This is not a mathematical negative sign. This is a opposite nature of electron and proton. अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, that's why 80 मिला है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव है। ये बाय वैल्यू नेगेटिव, हमें वो मैथ्स वाला नेगेटिव यूज नहीं करना है। क्या यूज करना है कि 80 मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 20 मतलब कम इलेक्ट्रॉन है, 20 मतलब इलेक्ट्रॉन है, 80 मतलब प्रोटॉन है। तो बाय मैग्नीट्यूड चेक करो, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग दोनों टाइम पे ये जो वैल्यू है वो छोटी ही रहेगी, क्योंकि इन दोनों में हमें प्रेजेंस अलग अलग मिलती है लेकिन वैल्यू जो है वो सेम है, ठीक है। तो 20 माइक्रोकुलम दोनों में है, दोनों नेगेटिव है, मतलब दोनों बार इलेक्ट्रॉन दिया है। यहाँ पे एक बार प्रोटॉन है, या तो पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी बार नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो 80 है वो प्रेजेंस ऑफ चार्ज दिखाता है और नेगेटिव उस चार्ज का नेचर दिखाता है। क्लियर? तो जब भी अनलाइक चार्जेस हो तो आपको जो भी है होगा वो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज 0 कहां पे मिलेगा, आउटसाइड and near to small charge। यहां near to the small charge आपको मिलेगा ये। क्लियर? टेक a snapshot और pause to write। Let's see। $80 माइक्रोकुलम -20 माइक्रोकुलम, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ R है और जो थर्ड चार्ज प्लेस होगा वो यहां पे होगा, इस पॉइंट पे। जो डिस्टेंस यहां से x मिलेगा और उसके लिए मुझे फाइंड करना है
x, तो r डिवाइड बाय रूट ऑफ q1 बाय q2, ये +1 की जगह पे -1. तो दिस इज योर शॉर्टकट फॉर्मूला. दिस फॉर्मूला ऑल्सो अप्लाइड फॉर -80 माइक्रोकुलम एंड 20 माइक्रोकुलम. तो भी पॉइंट P यहीं पे आएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा. क्लियर? आ गया समझ में कि यहां पे मुझे प्लस माइनस नहीं देखना है, क्या देखना है? वैल्यू देखनी. 20 80 20 80 20 80 plus minus for the presence of positive and negative charges. Clear? Got it? तो नेक्स्ट टाइम से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है. ठीक है, नंबर से ही डिसाइड करना है, साइन से नहीं. न्यूमेरिकल नंबर 9. If charge small q is placed at the center of the line joining two equal charges q, कहां पे रखा है? सेंटर पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर ड्रॉ कर दो. q q और ये रहा उसका सेंटर, मतलब स्मॉल q. सेंटर मतलब डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए r/2 r/2, और ये जो है वो टोटल r. The system of three charges will be in equilibrium if q is equals to what? इक्विलिब्रियम कब होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन, मतलब बैलेंस्ड. और बैलेंस मतलब कोई भी हिलचाल या हिलडुल ना हो, ऐसा कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है. तो इक्विलिब्रियम का यहां पे मतलब है फोर्स इज इक्वल्स टू 0. तो आप बोलोगे कि सर फोर्स 0, बट कहां पे? कहां पे नहीं, हर किसी पे. क्यू पे, इस क्यू पे और इस क्यू पे. तीनों में से किसी को भी पकड़ लो, किसी को भी, तो उसके ऊपर चार्ज 0 होना चाहिए, सॉरी फोर्स 0 होना चाहिए. बट अभी हम लोग स्मॉल क्यू को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें वो फाइंड करना है. अभी इन दोनों में से किसी एक को पकड़ेंगे और उसके ऊपर का फोर्स 0 लेंगे और क्यू फाइंड करेंगे. क्यू को क्यों नहीं ले सकते वो मैं न्यूमेरिकल के एंड में आपको बताऊंगा. चलो, ये जो क्यू है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, दैट इज F1. ये जो है ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, दैट इज F2. फोर्स ऑन Q is placed on right side is 0. Therefore vector F is equals to F1 plus F2. Force is 0, F1 plus F2. Therefore F1 is equals to minus F2. इसके प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी हमें कुछ ऐसी ही कंडीशन मिली थी, E1 इक्वल्स टू माइनस E2. वहां पे हमने क्या यूज किया था? मैग्नीट्यूड. जब आप मैग्नीट्यूड यूज करोगे तो आपको प्लस माइनस कोई भी साइन कंसीडर नहीं करनी है चार्ज की.
मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड ही जाना है। वहां पे 20 और 80 था और वही हमने यूज किया। अगर सपोज दोनों नेगेटिव भी दे देते तो भी हम वहां पे तो पॉजिटिव ही लिखते, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड यूज कर दिया था। यहां पे चलो आपको ये भी लेके जाता हूं कि अगर मैग्नीट्यूड नहीं यूज करना है तो कैसे जाते हैं। तो अगर मैग्नीट्यूड यूज नहीं करना है तो आप क्या करोगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू मतलब क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज आर minus 1/4 pi epsilon 0 F2 between small q and capital Q. Distance between them is r by 2. 1q cancel, 1/4 pi epsilon, 1/4 pi epsilon are cancelled, q by r square minus q r square by 4 ऊपर कैंसल, q is equals to minus 4q, small q is equals to minus q by 4। तो ये जो चार्ज है उसका 1/4 वैल्यू यहां पे आनी चाहिए। क्लियर। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे वेक्टर है और यहाँ पे तो कहीं पे भी वेक्टर नहीं आपने यूज किया है। ठीक है, तो डायरेक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है स्मॉल क्यू पे, ये F1 की डायरेक्शन है ये, क्योंकि रिपल करेगा, चार्जेस आर लाइक चार्जेस। और ये भी F2, तो दोनों की डायरेक्शन सेम थी, कैरेट आई। तो फिर लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, क्योंकि हमें चार्ज की वैल्यू चाहिए। वैसे भी चार्ज की वैल्यू में कैरेट का कोई काम नहीं है, अगर लिखोगे तो भी नेक्स्ट स्टेप में आपको वो कैंसिल ही मिलेंगे। क्लियर। चलो यहां पे देखो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई तीनों में से किसी के भी फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो ये दो ले सकते हैं, इसको क्यों नहीं ले सकते। ओके, चलो इसको लेके देखते हैं क्या होता है। ओके, कहां पे जाएंगे, फोर्स लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू r स्क्वायर बाय 4, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू r स्क्वायर बाय 4 विथ नेगेटिव साइन। क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचने वाला, कैंसल कैंसल कैंसल। जो फाइंड करना है वो भी कैंसिल हो जाता है। तो फाइंड क्या करोगे, वो तभी पॉसिबल है जब इसकी वैल्यू पर्टिकुलर कुछ दी हो। कि भाई क्यू की वैल्यू q/4 है, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तब जाके आप ये फाइंड कर सकते हो। लेकिन जब किसी को फाइंड करना है, आप उसका यूज कर रहे हो और वो एलिमिनेट हो जाता है, तो फाइंड क्या करोगे। तो इसीलिए बीच वाले Q को न्यूमेरिकल में यूज नहीं करना है। बट हाँ, फोर्स तो उसके ऊपर भी 0 ही होगा। क्लियर। टेक अ स्नैपशॉट और राइट डाउन। एग्जाम्पल 10। ये जो एग्जाम्पल है इसके दो प्रीवियस एग्जाम्पल जैसे ही है। ठीक है, तो सीक्वेंस में आप उसको दो प्रीवियस एग्जाम्पल जो पहले जो दो लिए थे 7 के आसपास का जो न्यूमेरिकल है उसी के जैसे है। इफ 3 charges q, q and minus q are placed on vertices of equilateral triangle a, b and c respectively,
फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए। अब आप ए को कहां पे रखोगे? तो वट एवर यू लाइक, आपको जहां मर्जी हो ए को ले सकते हो, ठीक है। मैंने यहां पे यूज किया है। ए के पास चार्ज Q है, बी के पास चार्ज Q है, सी के पास -Q चार्ज है। चलो अब देखो, बात करते हैं कि फोर्स। तो जब ये फोर्स लगेगा, ये इक्विलेटरल जैसा नहीं लग रहा है थोड़ा, a force on A due to B, A के पास पॉजिटिव, B के पास B पॉजिटिव, बोथ आर लाइक चार्जेस, दैट मीन्स रिपल, और जब रिपल होगा तो फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन करेगा। ये रहा एफ ए बी। सिमिलरली ए और सी के बीच में जब फोर्स लगता है तो ए हैज अ पॉजिटिव चार्ज, सी हैज नेगेटिव चार्ज, बोथ आर अनलाइक, अट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि डायरेक्शन अंदर की ओर मिलेगी, ठीक है। एफ ए सी। अब ये ट्रायंगल कौन सा है? इक्विलेटरल। तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, क्योंकि लाइन एंगल जब बनेगा तो टोटल 180 होना चाहिए। 60 ये रहा तो 120 ये, टोटल 180। अब हमारे पास दो वेक्टर है, उनके बीच का एंगल भी है, तो हम लोग चैप्टर नंबर 4 11 स्टैंडर्ड का जो वेक्टर सम का फॉर्मूला था वो यूज करेंगे। लेकिन आप बोलोगे कि सर वेक्टर सम यूज करने के लिए तो हेड और टेल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। नो प्रॉब्लम ना, ले लो इसका पैरेलल कंपोनेंट, ये रहा एफ ए बी। तो ये हो गया आपका हेड और टेल का कॉम्बिनेशन, और ये रहा आपका रिजल्टेंट। सो रिजल्टेंट एफ on A is equals to F on A by B, F AC. F A square is equals to F A B square, F A C square 2 times F A B F A C cos 120 degree. अब यहां पे जो चार्जेस है, साइन अलग अलग है बट मैग्नीट्यूड सबका सेम है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको डिस्टेंस भी इक्वल मिलने वाला है, तो फोर्स की वैल्यू जो है वो कैसी हो जाएगी? इक्वल, कि एफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ ए सी इज इक्वल्स टू एफ, यूज इट हियर, एफ स्क्वायर प्लस 2f square cos 120 minus 1 by 2. This 2 cancelled. F square plus f square minus f square. These are the cancelled. So f a square is equals to f square. Therefore, fa is equals to f is equals to 1/4 pi epsilon 0. Magnitude of any one. It's q into q square divided by distance square, l square. तो जब उनके बीच का एंगल 120 था तो फोर्स कितना मिला? किसी एक के जितना। तो हो गया मैग्नीट्यूड। That what about the direction? तो दिख रही है क्लियरली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब B to C, from B to C. Otherwise, write down BC direction. Clear?
So easy, so simple. Got it? Eleven. Three infinitely long charge sheets are placed as shown in figure. The electric field at point P is equals to what? ये पॉइंट P है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो एक काम करते हैं, इस शीट को जो 3 का पेयर दिया है उसे हम पेयर को तोड़ देते हैं. फर्स्ट शीट लेता हूं मैं ऊपर वाली. उसके पास चार्ज डेंसिटी कौन सी है? पॉजिटिव. मीन्स इट हैज पॉजिटिव चार्ज ओवर इट. पॉइंट P. Direction of positive charge is outward. ये रहा, ये रहा. हमें जो मिल रहा है ये है z एक्सिस. ओके. Therefore, electric field E is equals to sigma upon 2 epsilon 0. अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये P के पास डाउनवर्ड है, मतलब कि माइनस k कैरेट है. सिमिलरली सेकंड नंबर जो कि नीचे है P के, पर उसके पास जो चार्ज डेंसिटी है वो नेगेटिव है. और जब नेगेटिव होती है तो फील्ड कहां जाता है? इनसाइड. इनसाइड मतलब कि P के पास डायरेक्शन की, एरो की डायरेक्शन देखो ना, इसके पास जो है वो भी इसके पास है, सेम टू सेम. सो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इज इक्वल्स टू माइनस 2 सिग्मा मतलब नेगेटिव 2 एप्सिलॉन 0 एंड डायरेक्शन माइनस k कैरेट. सर माइनस 2 सिग्मा यूज नहीं करना है. अभी मैंने पहले ही बोला है कि अगर डायरेक्शन यूज करो तो साइन यूज नहीं करना है, और साइन यूज करो तो डायरेक्शन यूज नहीं करना है. दोनों में से कोई एक को यूज करो. अब जो तीसरी प्लेट है वो भी नीचे है, उसके पास भी नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, तो उसके पास भी सेम टू सेम फंडामेंटल आने वाला है. तो आप E3 भी वैसे ही कंसिडर कर सकते हो कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस k कैरेट. ओके, तो अब टोटल जो फील्ड है वो सम मिलेगा, तीनों का सम, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 k कैरेट माइनस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 k कैरेट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 k कैरेट. कॉमन 4 sigma upon 2 epsilon 0 k caret, it is equals to minus 2 sigma by epsilon 0 k caret. It is your answer of the electric field. फिगर कॉम्प्लेक्स दिखी तो ब्रेक कर दो. ब्रेक किया तो सब इजी हो गया, फिर सब ऐड ही करना था और कुछ नहीं. क्लियर? Take a snapshot or pose to right. Question number 12. Equal charges small q are placed at the 4 corners A, B, C, D of a square of length A. The magnitude of the force on the charge at B will be. अब ABCD मेंशन करो, सीक्वेंस में करो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो. सपोज मैंने यहां से लिया Q Q Q एंड Q. क्लियर? अब देखो, जब B पे फोर्स लगेगा A के कारण, तो दोनों फोर्स क्या है? चार्ज कौन से है? पॉजिटिव, लाइक चार्जेस आउटवर्ड. FBA. सिमिलरली C की बात करो,
FCA, sorry, FBC, and the angle between them is 90 degree. Resultant वेक्टर ये रहा इस डायरेक्शन में. F BA is equals to FBC. क्यों? बिकॉज चार्ज इक्वल है, डिस्टेंस भी इक्वल है, तो फोर्स भी इक्वल ही होगा. सो FBA is equals to FBC is equals to something F. Therefore, F dash is equals to FBA plus FBC square. F dash square BA square BC square BA BC cos 90. cos 90 मतलब ये टर्म पूरी जीरो. तो ध्यान दो, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो डायरेक्टली उनका स्क्वायर एडिशन से ले लो, लाइक अ कंपोनेंट्स लेते हो ना, वैसे ही. F dash square is F square plus F square 2F square. Root 2F. Now, तो ये हो गया आपका कोई F डैश. अब ध्यान दो, ये जो D है वो B के ऊपर फोर्स लगाएगा, वो भी रिपल्सिव टाइप होगा, मतलब बाहर BD. पर ये जो डिस्टेंस है वो इस बार √2a बनेगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस. a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर स्क्वायर रूट √2a. नाउ F dash and FBD are collinear. Therefore, the resultant force on B is only sum of F dash plus FBD. F dash is what? 1/4 pi epsilon 0 किसी एक का फोर्स Q इंटू Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. बट FBD थोड़ा अलग है. Q स्क्वायर बाय √2a होल स्क्वायर. Q स्क्वायर बाय √2a होल स्क्वायर. F dash is a √2f plus FBD. F is a 1/4 pi epsilon naught Q square by A square plus FBD 1/4 pi epsilon naught Q square divided by √2a whole square. 1/4 pi epsilon naught Q square कॉमन ले लो. कॉमन √2 by a square plus 1/√2 square is a 2a square. Now a square also common. It is √2 plus 1/2. This is your answer. इसमें आप कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हो,
क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर टू एलसीएम टू मल्टीप्लाई विथ √2 टू √2 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन को आप के भी ले सकते हो, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टू √2 प्लस 1/2। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तीनों में से कोई भी आंसर ऑप्शन में पॉसिबल है। ओके, टेक अ स्नैपशॉट और पोस्ट टू राइट। Question 13. Semicircle is made by conducting wire. Linear charge density over the wire is according to lambda 0 into theta. Radius of semicircle is A and find total charge over semicircle. Find out the total charge. क्या find करना है? Total charge. चलो सबसे पहले तो क्या दिया है? सेमी सर्कल, वो ड्रॉ करो। जब भी सर्कल ड्रॉ करो सेंटर को कंसिडर करो। क्लियर? सेंटर से लेके सर्कल का डिस्टेंस कितना होता है? रेडियस जितना। मिल गया? अब पूरा चार्ज इसके ऊपर रखा है, कितना है वो नहीं पता, लेकिन कुछ रिलेशन के अकॉर्डिंग वो वेरी हो रहा है। मतलब कि लैम्बडा 0 थीटा, सपोज ये थीटा है, तो इस पे जो चार्ज है वो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग है। तो जब भी आपको डेंसिटी दे और फॉर्मूला फाइंड करना हो तो एक कॉमन चीज याद रखनी है कि मुझे छोटे छोटे एलिमेंट्स चाहिए। अब आप बोलोगे सर एलिमेंट्स कैसे ले, क्योंकि एलिमेंट्स लेना ही सबसे बड़ी दिक्कत की बात होती है। डोंट वरी, एलिमेंट लेने के लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो भी डेंसिटी दी हो ना उसी का एलिमेंट हमें चाहिए। कौन सी डेंसिटी है? लीनियर। तो मुझे लीनियर का ही एलिमेंट चाहिए। ओके, कैसे? देखो, अभी लाइन लीनियर मतलब ये ऊपर की बॉर्डर सर्कल, ठीक है? तो इस बॉर्डर सर्कल पे पूरा चार्ज रखा हुआ है। ये ले लिया हमने छोटा सा लेंथ, इट्स dl। तो उस dl के लिए जो छोटा सा एंगल बनेगा उसे हम d थीटा बोलेंगे। क्या किया मैंने कि पूरे सर्कल में से एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है? dl। तो अकॉर्डिंग टू डेंसिटी lambda is equals to what? Q by L. If the length is small, charges are small. Therefore, dq is equals to lambda dl. देखो देखो देखो, आपका सब्जेक्ट आ गया dq. Find the total charge. टोटल चार्ज सब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है? अब इंटीग्रेशन में डालते ही वो आंसर दे देगा। क्यों इंटीग्रेशन? सिग्मा क्यों नहीं? जब dq देखो तो दिमाग में इंटीग्रेशन ही आना चाहिए, सिग्मा नहीं। लैम्बडा इक्वल्स टू व्हाट? लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा 0 इंटू थीटा dl। ओके, देन dl इज व्हाट? dl इज आर्क। फॉर्मूला क्या है? आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू एंगल। आर्क इज इक्वल्स टू एल, रेडियस इज ए, एंगल इज थीटा। बट इफ आर्क इज dl, एंगल इज d theta and radius remains constant over the entire semicircle. रेडियस चेंज नहीं होगी, चेंज क्या होगा? लेंथ के अकॉर्डिंग डी थीटा। कैसे? देखो, ये थीटा, ये और थीटा, ये कुछ और थीटा,
ये कुछ और थीटा। तो जैसे जैसे लेंथ चेंज होती है आपका एंगल चेंज होता है, लेकिन जो रेडियस है वो हर पॉइंट पे आपको फिक्स मिलती है, तो रेडियस आपको चेंज नहीं करनी है। ये डीएल को यहां पे डाल दो तो बनेगा dq इज इक्वल्स टू लैम्बडा 0 थीटा ए डी थीटा। टेक इंटीग्रेशन, लैम्बडा 0 ए कॉमन थीटा डी थीटा। अब एंगल के लिए मुझे क्या चाहिए, लिमिट्स चाहिए। लिमिट्स कैसे लेते हैं, इनिशियल टू द फाइनल। इनिशियल मतलब एंगल यहां से स्टार्ट होता है और जहां से एंगल स्टार्ट होता है वो वैल्यू होती है थीटा इक्वल्स टू 0। उसके बाद ये सर्कल शुरू करता है ऊपर लगाना, यहां पे पहुंचा थीटा इक्वल्स टू 90। बट हमारा सर्कल तो सेमी सर्कल है, मतलब कि यहां तक आ रहा है, तो 180 मतलब के पाई। तो इनिशियल वैल्यू इज 0, फाइनल वैल्यू इज पाई, 0 to pi. It's q lambda 0a theta square by 2, 0 to pi. Integration of theta is theta square by 2. Lambda 0a 2 कॉमन, सबसे पहले अपर लिमिट रखो पाई, उसका स्क्वायर माइनस 0, लैम्बडा 0 ए पाई स्क्वायर बाय 2। तो ये हो गई आपकी टोटल चार्ज की वैल्यू, जो कि पाई पे डिपेंडेंट है। अगर पाई की जगह पे 90 डिग्री पूरा सर्कल ना दिया होता, हाफ दिया होता, सेमी सर्कल का भी हाफ, तो उसके रिगार्डिंग आंसर आता। ठीक है, तो हमें जो काउंट करना था सेमी सर्कल के लिए वो हमने कर दिया। Q इज इक्वल्स टू लैम्बडा 0 ए पाई स्क्वायर बाय 2, वेरी इजी फॉर्मेट से। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट चाहिए, किसका चाहिए, लेंथ का ही चाहिए क्योंकि लीनियर डेंसिटी है। तो लेंथ का एलिमेंट लिया dl, dq इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू dl। dq इज इक्वल्स टू लैम्बडा की जगह पे क्या रखोगे, लैम्बडा 0 थीटा। dl इज इक्वल्स टू आर्क इंटू, आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू एंगल, रेडियस इंटू एंगल, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे। लैम्बडा 0a को कॉमन ले लो, देन एंगल का इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन में आपको लिमिट चाहिए, इनिशियल लिमिट 0, फाइनल लिमिट पाई, 0 टू पाई, एंड इट्स योर आंसर। Question number 14. Charge density on sphere of radius r is rho r is equals to beta r square. Then the total charge is rho volume density. इसका बड़े भाई, ठीक है, कि rho r is equals to beta r square। जो वॉल्यूम डेंसिटी है ये स्फीयर के लिए मुझे लेनी है। तो मैंने आपको पहले ही बोला इस न्यूमेरिकल में कि जब भी डेंसिटी दे आपको एलिमेंट चाहिए, और कौन सा एलिमेंट चाहिए, तो जो डेंसिटी दी है उसी का एलिमेंट आप ले लो, सी। ये मैंने आपको एक स्फीयरिकल का अंदर का कट दिया, ठीक है। अब इस पोर्शन में जितना चार्ज हो मुझे वो चाहिए। ये कट जो हमने बनाया वो कुछ रेडियस आर पे बनाया, और ये जो कट है इसकी जो ये थिकनेस है वो कुछ हमने डी आर ली। कितनी ली है, डी आर ली है। तो नाउ वॉल्यूम V is equals to 4/3 pi r cube. Element of the volume is dV. अब ये जो एलिमेंट है वॉल्यूम का है, वो वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, रेडियस के ऊपर।
ये जो रेडियस प्लस माइनस होगी उस हिसाब से वॉल्यूम प्लस माइनस होगा। तो डिफरेंशिएट ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, 4/3 पाई, 3 आगे लाओ, 3r², 3r कैंसल्ड, so dv equals to 4 pi r square into dr। चलो वॉल्यूम का एलिमेंट हो गया। नाउ उसके बाद हमें क्या करना है, डेंसिटी जो ऐसे यूज की, सेम स्टेप वहां पे जाना है कि डेंसिटी कितनी है। तो डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अगर हम लोग छोटे से वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो छोटा सा चार्ज, देन dq इज इक्वल्स टू रो इंटू dv, रो इंटू dv आ गया dq, टोटल चार्ज सब्जेक्ट बन गया, जैसे यहां पे बन गया था। सब्जेक्ट बनने के बाद हमारा मोस्ट ऑफ द वर्क खत्म हो जाता है, फिर सब्स्टिट्यूशन एंड प्रोसेस ही बचती है। तो सब्स्टिट्यूशन करो, वैल्यू ऑफ रो बीटा आर स्क्वायर, वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर dr, dq equals to 4 pi beta r raised to 4 dr, clear, r square into r square, r raised to 4। now differentiate, sorry, integration, dq is equals to 4 pi beta, 4 pi beta कॉमन ले लो, r raised to 4 dr फ्रॉम सेंटर। जब भी आपको स्फीयर दे, सर्कल दे, तो उसके लिए मोस्ट प्रोबेबल लिमिट फिक्स होती है, सेंटर टू द सरफेस। सेंटर मतलब 0, सरफेस मतलब रेडियस r, सेंटर टू द सरफेस 0 टू r, इट्स q, 4 pi beta common, r raised to 5 by 5, 0 to r, 4 pi beta upper limit minus lower limit divide by 5, 4 pi beta r raised to 5 divide by 5। This is your answer। तो ये हो गया हमारा Q, Q is equals to 4 pi beta r raised to 5 divide by 5। तो ये जो है वो वॉल्यूम डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमने किया, ये जो है वो लीनियर डेंसिटी के अकॉर्डिंग किया। तो सेम स्टेप है, पहले जो डेंसिटी दी है उसी का एलिमेंट ले लो, फिर डेंसिटी इक्वल्स टू करके Q बाय जो एलिमेंट है वो डालो। एलिमेंट जो है उसका कोई ना कोई रिलेशन इस कंडीशन के हिसाब से बनता है। सपोज यहां पे कंडीशन में थीटा था तो dl का रिलेशन d थीटा, यहां पे स्मॉल r था तो dv का रिलेशन स्मॉल r से, वो पुट करो एंड देन इंटीग्रेशन। ओके, पोस्ट करके लिख लो या तो स्नैपशॉट ले लो। Question number 15. Now this time we are going into the Gauss law. Charge Q is inside a hollow cylinder. Hollow cylinder उसके अंदर चार्ज है। If flux associated its curved surface B is phi, यहाँ पे phi है। Then flux associated with the surface A is what? अब आप बोलोगे कि सर न्यूमेरिकल में अभी दिया है कि फाई है, थ्योरी में बोलते थे यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं होता है, वो कंडीशंस अलग थी, ये कंडीशंस अलग है। वहां जाके पहले कंडीशंस चेक करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस पे क्या क्या दिया था, ठीक है, उसके बाद ही हम लोग जा सकते हैं।
वहां पे जो मैं फील्ड दिया होता है वो इसमें से निकलता है इसके पैरेलल में, जबकि यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि भाई नहीं, बी के पास फ्लक्स है तो है, तो ए के पास जो है वो फाइंड करो। क्लियर? हाँ, अगर कंडीशन ना दी होती तो हम लोग थ्योरी के कंसेप्ट को यहाँ पे मैच करवाने की कोशिश कर सकते थे। ओके, नाउ टोटल फ्लक्स तीन साइड का फाई टोटल, फाई ए, फाई बी, फाई सी। अब आपको पता है कि ए और सी जो सरफेसिस है दे आर इक्विडिस्टेंस एंड फॉर देम द फ्लक्स आर इक्वल, फाई ए इज इक्वल्स टू फाई बी। टोटल फ्लक्स is q by epsilon 0. Gauss law. Phi total is equals to q by epsilon 0. Ratio of the charge is enclosed by the cylinder to the epsilon 0 is equals to phi a, b is a phi, c is a phi a. Why? Because are equal relation. a और c का जो डिस्टेंस है वो इस चार्ज से सेम है, इसलिए जो फ्लक्स है दोनों का वो भी सेम होगा। यहां का जो फ्लक्स है वो फाई क्वेश्चन में दिया है, q बाय एप्सिलॉन 0 फाई प्लस फाई 2 फाई ए प्लस फाई ट्रांसफर, क्योंकि मुझे फाई ए फाइंड करना है। q by epsilon 0 minus phi is equals to 2 phi a, and now phi a is a subject, 1 by 2 q by epsilon 0 minus phi. So this is your question 15 और यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर है। सारे के सारे एमसीक्यू जो आपने देखे, सभी टॉपिक से हमने एमसीक्यू को कवर किया है। ठीक है, बहुत ही इलोबोरेट करके आपको एक्सप्लेन भी किया है, ताकि आप इसके जैसे या इसके डिपेंडेंट कोई भी एमसीक्यू हो तो वो आप एक फास्ट प्रोसीजर से निकलो। ठीक है, तो ये एक जस्ट अ वॉक था हमारे लिए, यहां से लेके जेडब्ल्यू तक पहुंचने की एक नॉर्मल वॉक थी। अभी जॉगिंग बाकी है और रनिंग तो बिल्कुल बाकी है। ठीक है, तो ये है आज का 15 क्वेश्चन का सेट जो आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, समझना है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट पे लिखो, आपको आंसर्स मिल जाएंगे उसके। तो यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।